हेलो दोस्तों, दिस साइड सीएम हाविर जैन। तो आज ये वीडियो में अपन रिवाइज करेंगे बायबैक ऑफ द सिक्योरिटीज। अगर ये टॉपिक का अगर वेटेज देखा जाए तो जो 70 मार्क्स का रहता है, जहाँ पर राइटिंग का रहता है, तो राइटिंग में इसका अगर वेटेज देखा जाए तो 4 मार्क्स का है। ठीक है। और अगर एमसीक्यूज में बात करी जाए तो एमसीक्यूज में 6 to 8 मार्क्स की इसका एमसीक्यूज कभी कभी आता है। तो ठीक है। तो एमसीक्यूज में जनरली कैसे पूछा जाता है कि मैक्सिमम बायबैक कितना हो सकता है, वही 3 टेस्ट से, और फिर लोएस्ट कितना है, वो सब चीजें वहां पे पूछी जाती है। और राइटिंग में भी कभी कभी ये चीजें पूछी जाती है। तो चैप्टर बहुत इजी है अगर ये प्रॉपर आप रिविजन वीडियो प्रॉपर वे में देखो। ठीक है। तो अपना अप्रोच क्या रहेगा, अपन बेसिक से स्टार्ट करेंगे, नोट्स गो थ्रू करेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 2-3, जहां से आपको पूरी पूरी ग्रिप आ जाएगी ये चैप्टर पे। ठीक है। अभी आपको क्या करना है कि जैसे मेरा एक पार्ट हो जाए तो आप वहां पे पॉज करो, वो पूरा चीजें पढ़ो, उसके बाद में सामने बढ़ो। नहीं तो अगर पूरा पूरा सिर्फ रिवीजन वीडियो ही देखते रहोगे आप विदाउट आपके एफर्ट्स के, तो इतना ही बेनिफिट नहीं मिलेगा। उससे अच्छा तो आप पॉज करो, आप पहले पढ़ो, उसके बाद मैं जो पहले पढ़ाता हूँ उसके बाद में आप पढ़ो, और फिर नेक्स्ट चीज पे बढ़ो। और क्वेश्चंस में भी पहले आप क्वेश्चंस पढ़ लो, आपके तरह से एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लो आप, फिर मैं जो करता हूँ वो देखो। तो अगर आपकी कोई गलती हो रही होगी तो वहां पे आपको पकड़ी जाएगी। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, बायबैक ऑफ द सिक्योरिटीज नाम से पता चलता है जनरली। देखो कंपनीज क्या करती है, ये कंपनी है, ये पब्लिक है। ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करती है। उसके बाद में जब कंपनीज ये पब्लिक से उनके शेयर वापस से परचेज कर लेती है और उसको कैंसिल आउट कर देती है, तो ये प्रोसेस को क्या बोला जाता है, बायबैक। ठीक है। तो बायबैक के प्रोसेस मतलब क्या, कि कंपनी जब पब्लिक से उसके शेयर्स परचेज कर ले और उसको कैंसिल आउट कर ले, तो ये रहती बायबैक की प्रोसेस। ये चैप्टर में क्या पूछा जाता है अपने को, इसकी अकाउंटिंग और मैक्सिमम बायबैक कितना हो सकता है। ठीक है। तो अपना बेसिक्स में वही है कि परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर बाय द कंपनी एंड देन कैंसिलिंग इट। तो ये टाइप के ये इसको बोलते हैं बायबैक ऑफ द सिक्योरिटीज। ठीक है। एक मिनट। अभी अगर कंप्लायंस पर्सपेक्टिव से बात करें, ये जो ऊपर ऑब्जेक्टिव और एडवांटेजेस है आप पढ़ सकते हैं, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। अभी कंपनीज एक्ट का अगर कंप्लायंस की बात करें तो 2 सेक्शंस है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो है सेक्शन 68 और एक है सेक्शन 70। तो ये 2 सेक्शंस है जहां पर कंप्लायंस की बात करते हैं। कंप्लायंस की इन द सेंस कि कब बायबैक, कितने टाइम में बायबैक होना चाहिए, टाइमिंग के रिलेशन में, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, बोर्ड रिजोल्यूशन होना चाहिए, कौन सा रहना चाहिए, फिर कितना बायबैक कर सकते हैं, कहाँ से बायबैक कर सकते हैं, अगर ये चीज रही तो बायबैक नहीं कर सकते, बायबैक और कौन से शेयर्स कर सकते, ये सब चीजें अपने को अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। सेक्शन 68 जो है अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही से क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पे बाकी जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो यहाँ पे बताई गई है। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट इज बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज किस किस से कर सकते हैं बायबैक ऑफ सिक्योरिटी। पहले तो रिजर्व से कर सकते हैं। अब रिजर्व्स में भी कौन से, एक तो रहेगा फ्री रिजर्व्स और दूसरा रहेगा सिक्योरिटी प्रीमियम। तो फ्री रिजर्व्स में क्या आता है अपना, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, पीएनएन, ये सब फ्री रिजर्व्स में आते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम उसके बाद में, जब आपके पास रिजर्व्स का बैलेंस सफिशिएंट नहीं है फॉर दिस बायबैक, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, प्रोसीड ऑफ इशू ऑफ सच शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज से पैसा ले सकते हैं और इसको फंडिंग करा सकते हैं। बट कभी कभी क्वेश्चन में क्या रहता है, आपको ये प्रोसेस ये बताया जाता है कि प्रोसीड ऑफ इशू ऑफ शेयर्स इतना है, तो तब जाके आपको ये यहाँ पर भी एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है कि मेरे को रिजर्व से सिर्फ इतना ही पैसा लेना है, बाकी पैसा तो मैंने अपने प्रोसीड ऑफ इशू ऑफ शेयर से ले लिया। ठीक है। तो अपना फर्स्ट पॉइंट क्या है कि कहाँ कहाँ से बायबैक हो सकता है। पहले तो अपन ने बोला रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में भी फ्री रिजर्व, और बाद में सिक्योरिटी प्रीमियम, उसके बाद में है प्रोसीड ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। पर आप देखो जो सिक्योरिटी प्रीमियम है, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम अगर रिजर्व में ना अपन जो फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे रिजर्व में, वो रहेगा फर्स्ट प्रायोरिटी में सिक्योरिटी प्रीमियम। क्योंकि अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का देखो तो कंप्लायंस पर्सपेक्टिव से 4-5 चीजों के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम यूज हो सकता है, उसमें से भी एक चीज है बायबैक ऑफ द सिक्योरिटीज। तो फर्स्ट अपन यूटिलाइज करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम, उसके बाद में जनरल रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। अभी यहाँ पे एक नोट में अपन ने ये सेक्शन किया है कि नो बायबैक ऑफ एनी काइंड ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटी शैल बी मेड आउट ऑफ प्रोसीड ऑफ अर्लियर इशू ऑफ सेम काइंड ऑफ शेयर्स और अदर सिक्योरिटी स्पेसिफाइड इन द specified securities. For example, if the equity shares are bought back, then preference shares may be used for the purpose. ठीक है, एकदम क्लियर है कि अगर सेम काइंड ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज नहीं होने चाहिए जो आप इशू कर रहे हैं फॉर दिस बायबैक, अदर सिक्योरिटीज चलेंगे। फॉर एग्जांपल इक्विटी शेयर बायबैक कर रहे हैं तो प्रेफरेंस शेयर यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे बताया गया कि फॉलोइंग आर नॉट ट्रेडेड एज रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या नहीं आता, फ्री रिजर्व में क्या नहीं आता।
तो फ्री रिजर्व में अगर अपन ने क्या बोला ऊपर, दो ही तरह के आएंगे, तो जनरल रिजर्व और तो प्रॉफिट एंड लॉस। बट कभी कभी दूसरे टाइप्स के भी रिजर्व रहते हैं, जैसे रिवैल्यूएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व, ये सब अपने फ्री रिजर्व में आएंगे क्या, नहीं आएंगे। वही यहाँ पे बताया, फॉर एग्जाम्पल any amount representing unrealized gain, notional gain, revaluation of the asset, whether shown as reserves or otherwise, or any change in the carrying amount of the assets or liability recognized in the equity, including surplus in the profit or loss on the measurement of the assets and liability at a fair value, shall not be treated as a free reserves। वही अब मैंने जो बोली मोटा मोटी बात वही है कि फ्री रिजर्व में 2-3 तरह के आते हैं। क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए 4-5 तरह के रिजर्व दिए जाते हैं, तब आपको कंफ्यूजन होता है कि ये फ्री रिजर्व में आता है कि नहीं। तो फ्री रिजर्व में 2-3 चीजें आती हैं जो मैंने बोली है, ठीक है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज मैक्सिमम बायबैक कैलकुलेशन। तो मैक्सिमम बायबैक इसी पे से क्वेश्चंस आते हैं। तो इस पे से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, पहले पूरे चैप्टर में 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं गिने। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा जहां पे आपको बताया रहेगा कि बायबैक इतना करना है, इतना सब कुछ कंप्लायंस हो गया, ये अमाउंट, ये परसेंटेज का बायबैक है इक्विटी शेयर्स का, तो अपने को सीधी सीधी अकाउंटिंग करनी है। बट दूसरे तरह का क्वेश्चन रहेगा जहां पे प्रपोज भी रहेगा, फॉर एग्जांपल कि इतना करने की कंपनी की इच्छा है, बट आप बताओ एज पर द कंपनीज एक्ट और बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज इतना कर सकते क्या। तीसरा तरह का क्वेश्चन कैसा रहता है, जहां पर वो आपसे पूछते कि कंपनी को बायबैक करना है पर पता नहीं कितना बायबैक करना है, तो मैक्सिमम बायबैक कितना कर सकते हो वो बताओ। तो ये सब तरह के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन ना आपको यहाँ पे मिलेंगे। पहले तो देखो मैक्सिमम बायबैक करने के लिए 3 टेस्ट बताइए। फर्स्ट टेस्ट इज रिसोर्स टेस्ट, उसके बाद में शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट और डेब्ट टू इक्विटी टेस्ट। तो इनमें से जहां पर भी जो कैलकुलेशन रहेगी वो लिस्ट ऑफ द बिलो उतना मैक्सिमम बायबैक कर सकते हैं। तो फर्स्ट टेस्ट में, रिसोर्स टेस्ट में क्या बोला गया है, 25% ऑफ 25% और 25% या उससे कम ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में दोनों भी, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस और शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। तो रिसोर्स टेस्ट में अपन ने क्या पढ़ा, अपन कितना बायबैक कर सकते हैं, 25% या उससे कम ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटी प्रीमियम। वही शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट में क्या है कि डायरेक्टली आपके जो इक्विटी शेयर्स है 25% ऑफ टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब 25 इक्विटी शेयर कैपिटल जितना आउटस्टैंडिंग है, जितना नंबर है, फॉर एग्जांपल 10 लाख इक्विटी शेयर्स है, तो 10 लाख मल्टीप्लाई 25% तो 2.5 लाख इक्विटी शेयर्स का अपन बायबैक कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर में बताया जाता है, जनरली यहाँ पे जितने भी तीनों टेस्ट है ना, वहां पे आपको नंबर में बताना है कि कितना बायबैक कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड टेस्ट भी अपन ने पढ़ी, फर्स्ट टेस्ट रिसोर्स टेस्ट, सेकंड टेस्ट शेयर आउटस्टैंडिंग थे, एंड थर्ड टेस्ट इज डेब्ट टू इक्विटी टेस्ट। ये टेस्ट का कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत गलती हो जाता है स्टूडेंट का, क्योंकि 2-3 क्वेश्चंस है, अगर आप वो प्रैक्टिस कर लो तो ये टेस्ट में आपको दिक्कत नहीं आएगा। बट इसका अंडरस्टैंडिंग करो पहले तो कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो टेस्ट में क्या होता है, वो कि रेशियो ऑफ द डेब्ट ओन्ड बाय द कंपनी आफ्टर सच बायबैक शैल नॉट बी मोर देन ट्वाइस ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। तो देखो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो अगर एकदम सिंपल में बात करूं तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक कितना रहना चाहिए, 2:1। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेब्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी, इनका जो रेशियो वो रहता है। अगर मैं बात करूं कि देखो जब यहाँ पे बायबैक हो जाएगा तो मेरा बेस क्या हो जाएगा, बेस कम हो जाएगा, तो इसकी वजह से मेरा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या होगा, बढ़ेगा। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो मैक्सिमम कितना रहना चाहिए, 2:1। ये चीज ध्यान रखनी है अपने को। जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको पता चलेगा मैं एग्जैक्टली क्या बोलना चाहता, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखो कैलकुलेशन पर्पस से ना, जब अपना इसके पहले ये नोट के पहले नीचे का अपन पढ़ते तो ऊपर का कनेक्ट होगा। जैसे मैं बोल रहा ना कि यार देखो बायबैक करना है, तो बायबैक का करना है तो उसके लिए मेरे को, अगर आप आपके जो सीए फाउंडेशन है वहाँ पे आपने डिबेंचर्स का पढ़ा होगा, डिबेंचर्स का रिडेम्पशन पढ़ा होगा, प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन पढ़ा होगा। तो वहाँ पे अपन क्या बनाते हैं, डिबेंचर्स के केस में डीआरआर बनाते हैं और प्रेफरेंस शेयर केस में सीआरआर बनाते हैं। तो वही इन केस ऑफ द इक्विटी शेयर्स पे सीआरआर बनाना है। तो एप्लीकेबिलिटी क्या रहती है सीआरआर की, एप्लीकेबिलिटी सीआरआर इज रिक्वायर्ड टू बी क्रिएटेड व्हेन द कंपनी बाय बैक द इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर आउट ऑफ द फ्री रिजर्व्स और अ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एज पर सेक्शन 69 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो सीआरआर कब बनाना है, जब इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का बायबैक रहेगा। सोर्स ऑफ सीआरआर क्या रहेगा, फ्री रिजर्व्स रहेगा। देखो सोर्स ऑफ, अभी तक अपन फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम की बात कर रहे हैं, बट जब भी सीआरआर की बात आती है, सीआरआर कहां से देंगे अपन, ओनली एंड ओनली फ्री रिजर्व से ही सीआरआर आएगा। फिर अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड, अमाउंट कितनी ट्रांसफर करनी है। अब देखो मैंने बताया कि 20% मेरे, फॉर एग्जांपल ये देखो एग्जांपल कंसीडर करो, 10 लाख है वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, 10 लाख इक्विटी शेयर नॉमिनल वैल्यू पकड़ो, बीच ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते। तो मेरे को अगर नॉमिनल वैल्यू में से मैंने क्या बोला कि 25% बायबैक होगा, तो मेरे को ये 25% मेरा क्या होगा, ये देखो जनरली सीआरआर क्यों बनाते हैं वो भी एक अंडरस्टैंड कर लो
ये रहा आपका बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट में यहाँ पे है आपके एसेट्स, यहाँ पे आपकी लायबिलिटीज और यहाँ पे आपका इक्विटी। जब आपका यहाँ पे से बायबैक हो जाएगा तो ये बैलेंस कम हो जाएगा, इक्विटी कम हो जाएगा, तो ये इक्विटी को स्टेबल रखने के लिए यहाँ पे सीआरआर बनाते हैं कि सीआरआर है। सीआरआर किसके लिए यूटिलाइज होता है, वो भी बोनस शेयर के लिए यूटिलाइज होता है। तो जो भी आएगा यहीं पे होगा, तो यहाँ पे कम होगा क्या, बैलेंस नहीं कम होगा। इसको स्टेबलाइज रखने के लिए सीआरआर बनाते हैं अपन, ठीक है। तो अमाउंट कितना ट्रांसफर करना है, जो नॉमिनल वैल्यू है दैट इज 10 लाख, मतलब नॉमिनल वैल्यू मतलब आपका फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स मल्टीप्लाई बाय जितना आप प्रपोज कर रहे हैं, 25% प्रपोज कर रहे हो तो कितना 2.5 लाख है ना, तो 2.5 लाख का आपको क्या करना है, 2.5 लाख के आप बॉट बैक कर रहे हो ना, तो 2.5 लाख का सीआरआर वहां पे बना दो, तो आपकी जो शेयर कैपिटल रहेगा वो हिलेगा। उसके बाद में जो डिबेंचर सीआरआर है वो किसके लिए नहीं बनाते, अपन जो डिबेंचर्स रिडम्पशन करते हैं उसके लिए सीआरआर नहीं बनाते। इसके लिए क्या बनाते हैं अपन, डीआरआर, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। सीआरआर किसके लिए यूटिलाइज होता है, ओनली एंड ओनली फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स। ये ध्यान में रखो, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है, अपन पहले तो सीआरआर बना लेते वो सब चीजों का, उसके बाद में बोनस शेयर इशू करने का एडजस्टमेंट रहता है, तो वो भी कहाँ से आता है, अपने सीआरआर से आता है, ठीक है। अभी सीआरआर में अपने मोटा-मोटी क्या पढ़ा, सीआरआर पहले तो प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, रिडम्पशन के लिए रहता, उसके बाद सोर्स क्या रहता, फ्री रिजर्व से सोर्स रहता, किसके लिए यूज नहीं कर सकते, डिबेंचर रिडम्पशन के यूज नहीं कर सकते। सीआरआर किसके लिए यूटिलाइज कर सकते, ओनली फॉर बोनस शेयर्स। अभी ऊपर के एडजस्टमेंट पड़ते हैं, तो आप अंडरस्टैंड करो, जब अगर कंपनी प्रपोज कर रही है कि 10%, फॉर एग्जांपल कंपनी प्रपोज कर रही है कि उसको 10% 20% ऑफ द बायबैक करना है, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल उसको क्या करना पड़ेगा, सीआरआर उतना देखना पड़ेगा कि सीआरआर कहाँ से बनाना है, वो चीजें, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पे क्वेश्चन जो डेब्ट टू इक्विटी का क्वेश्चन रहता है ना, वहाँ पे आपको निकालना पड़ता है कि मैक्सिमम बायबैक कितना रह सकता है। तो अगर आप अंडरस्टैंड करो तो फर्स्ट आपको इक्वेशन में क्या निकालना है, मैक्सिमम बायबैक कितना रह सकता है, और कंप्लायंस पर्सपेक्टिव से आपको सीआरआर भी बनाना है, वो सेकंड इक्वेशन में आता है। तो मैक्सिमम बायबैक अगर कितना कर सकते हैं, अगर मैं बोलूं तो जो अभी करंट इक्विटी है आपका माइनस, एकदम सिंपल अंडरस्टैंड करो, जो आपका करंट अभी इक्विटी है, इक्विटी इन द सेंस आपका पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, ये माइनस मिनिमम इक्विटी शेयर्स कितना रहना चाहिए एज पर डेब्ट टू इक्विटी। डेब्ट टू इक्विटी में क्या बोला, 1 तो भी रहना चाहिए, जितना डेब्ट, अगर डेब्ट 2 है तो इक्विटी 1 तो भी रहना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, जो इक्विटी रहेगा उतना, मतलब डेब्ट जो रहेगा डिवाइडेड बाय 2 करूंगा, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, इक्विटी इतना रहना चाहिए। तो मिनिमम मेरे को पता चल जाएगा क्या, हाँ, तो मैक्सिमम मेरा करंट पता चल जाएगा क्या, हाँ, तो इसमें से अगर ये करंट माइनस मिनिमम कर दूं तो कितना रहेगा, जो भी बैलेंस रहेगा इतना मैं बायबैक कर सकता क्या, हाँ। अभी ये इक्वेशन आपको इजी लग रहा है, पर जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको पता चलेगा मैं क्वेश्चंस में इसका कॉम्प्लिकेशन कैसा रहता है। तो यहाँ पे ना क्वेश्चंस में आपको जो सीआरआर नीड टू बी मेड ऑन बायबैक ये बताया नहीं रहता, आपने को क्या करना पड़ता है, इसको एक्स कंसीडर करना पड़ता है। तो ये जो फ्री रिजर्व्स है, करंट इक्विटी, ये सब बताया रहता है। तो इसके कैलकुलेशन एकदम, एक मिनट मैं इरेज करता हूँ थोड़ा बहुत, आपको क्लैरिटी आएगी। तो देखो अगर क्वेश्चन में अगर मैं बताऊं ना, क्वेश्चन में आपको क्या रहेगा, सीआरआर को एक्स कंसीडर करो, क्योंकि सीआरआर आपको कब पता चलेगा, जितना अगर मैक्सिमम बायबैक मेरे को पता चला उसके बाद ही मैं उसका सीआरआर बनाऊंगा। और सीआरआर में यहाँ से माइनस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने क्या बताया था, सीआरआर फ्री रिजर्व से माइनस होगा, तो मेरा जो करंट इक्विटी रहेगा उसमें फ्री रिजर्व से माइनस करना है, इसलिए इसको यहाँ पे माइनस कर दिया। तो क्या रहेगा, ये रहेगा मेरा करंट, इसके बाद में मिनिमम मेरे को पता चल जाएगा, क्योंकि डेब्ट मेरे को पता है, डेब्ट डिवाइडेड बाय 2 कर लिया तो मेरा मिनिमम आ जाएगा, इससे मैक्सिमम मेरा कैलकुलेट हो जाएगा, पर मेरे को सीआरआर नहीं पता, इसके लिए मैं इसको y कंसीडर करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, ये माइनस ये माइनस x, ठीक है, इज इक्वल टू y। अपना जो अपन मैथ में नॉर्मल सा सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम बायबैक रहेगा वो ऊपर का जो इक्वेशन है, कि यहाँ पे अपन ने क्या बोला था, मैक्सिमम बायबैक को y बोला था, पर y इज इक्वल टू क्या है, जो फिगर ऊपर आया मिनिमम जो मैक्सिमम बायबैक माइनस सीआरआर है वो माइनस x, तो ये यहाँ पे रहेगा प्राइस ऑफर्ड फॉर द बायबैक, यहाँ पे पता चल जाएगा अपना। और यहाँ पे प्राइस ऑफर्ड फॉर बायबैक को डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपने को यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू से सीआरआर बनाना है, तो मल्टीप्लाई बाय नॉमिनल वैल्यू कर लिया, तो ये आगे उसकी नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय द जो नंबर ऑफ शेयर्स है, तो इससे आ जाएगा सीआरआर। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको और क्लैरिटी आएगी, ठीक है। जब अपन बोल रहे हैं डेब्ट बार बार बोल रहे हैं, तो डेब्ट में कौन सी डेब्ट आएगी, एक तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग आएगी और दूसरी लॉन्ग टर्म बोरोइंग आएगी, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन अगर मैं क्वेश्चन पर्पस से बोलूँ ना, कभी कभी बहुत ऐसे आपको नोट्स लिखनी पड़ेगी क्वेश्चन में, जनरली अजम्पशन लिखने पड़ेंगे।
कि जब क्वेश्चन आप कुछ कुछ अभी देखेंगे अपन तो आपको पता चलेगा। मैं केस के बारे में बता रहा कि जब डेप्थ कैलकुलेट करा मैंने क्या बोला, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। अब शॉर्ट टर्म बोरोइंग का यहाँ पे क्लासिफाई होती करंट लायबिलिटी में। अब करंट लायबिलिटी में ऐसा सिर्फ आपको लिखा रहेगा करंट लायबिलिटी और उसकी वैल्यू लिखी रहेगी। अब मैं कैसे अज्यूम करूँ ना इसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग है कि ट्रेड पेबल है कि क्या है। मैं अगर नॉर्मल पर्सपेक्टिव से बात करूँ, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा कि वहां पे क्या है। आप क्या अज्यूम करोगे, जितना बोरोइंग दिया उतना बोरोइंग है, बाकी अलावा नहीं है। बट आपको क्या करना है कि उतना वो जो आप कंसिडर कर रहे हो कि यही बोरिंग है, अगर करंट लायबिलिटी में कुछ नहीं इंक्लूडेड है, वो आप अजम्पशंस में लिख लो ऐसा। क्योंकि ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस है जहां पर करंट लायबिलिटी को भी बोरिंग में ले लिया विद अजम्पशन दैट कि उसमें डेप्थ इंक्लूडेड है। बट अब वही क्वेश्चंस आप कुछ एग्जाम के क्वेश्चंस देखो ना, वहां पे अजम्पशंस लिखे हुए हैं कि मैं अगर करंट लायबिलिटी को बोरिंग में कंसिडर करता हूँ तो ये सोल्यूशन है, करंट लायबिलिटी को बोरिंग में नहीं कंसिडर करता हूँ तो ये सोल्यूशन है। मैंने जो अभी बात बताई ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको भी पता चलेगा मैंने ये इस पे ज्यादा फोकस क्यों किया है, ठीक है। उसके बाद में कुछ कुछ टाइमलाइंस है जो आपके लिए सिर्फ आप जो एमसीक्यू के लिए कभी कभी आ जाती है कि नो ऑफर फॉर द बायबैक अंडर सेक्शन 68 शैल बी मेड विद इन द 1 ईयर रिकॉर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ द क्लोजर ऑफ प्रीवियस बायबैक। तो सेम शेयर्स का बायबैक आप जो ऑफर नो ऑफर फॉर द बायबैक आपने एक बार बायबैक कर लिया तो एक साल तक वापस से बायबैक मत करो, नहीं तो ऐसा रहेगा बायबैक बायबैक का ही खेल चलता रहेगा। जो बायबैक आपने अभी करंट में किया है वो 12 महीने में कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसकी जो भी प्रोसेस है फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। अब रिजोल्यूशन स्पेशल रिजोल्यूशन कब पास करते हो, बोर्ड रिजोल्यूशन कब पास करते हैं अपन नीचे बात करेंगे। उसके बाद में अपन ने क्या बोला था कि नो इशू और अलॉटमेंट ऑफ सेम काइंड ऑफ शेयर्स ऑफ सिक्योरिटी विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ। जैसे आपने बायबैक कर लिया तो सेम काइंड ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज को 6 मंथ में इशू मत करो, ठीक है। बट इसमें एक्सेप्शन क्या है, कौन से इशू कर सकता मैं सेम काइंड। फॉर एग्जांपल आपने इक्विटी शेयर का बायबैक कर लिया तो मैं इक्विटी शेयर्स वापस से इशू कर सकता कि नहीं। बट इन केस मैंने मेरे बोनस शेयर्स में को इशू करने हैं तो मैं वो इक्विटी शेयर्स के बोनस शेयर इशू कर सकता है। हाँ, उसमें मैंने कोई ऐसी डिस्चार्ज फॉर सब्सिस्टिंग ऑब्लिगेशन, जो ऑब्लिगेशन ऑलरेडी थे कि कन्वर्जन ऑफ वारंट, मैंने क्या बोला था वारंट वालों को तुमको इक्विटी में कन्वर्ट कर दूंगा। जो स्टॉक ऑप्शन मैंने को दी थी वो स्वीट इक्विटी और कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर्स, ये सब में कर सकता है। तो मोटा मोटी में देखा जाए तो पहले अपन ने क्या बोला, पहले टाइमलाइंस में अपन पहले 3 टाइमलाइंस पढ़ रहे थे। पहले अपन ने क्या बोला कि नो ऑफर फॉर द बायबैक अंडर सेक्शन 68 शैल बी मेड विद इन द 1 ईयर। एक बार बायबैक कर लिया तो एक साल में वापस से बायबैक मत करो। उसके बाद में जो करंट बायबैक है वो 12 महीने में कंप्लीट कर लो। जो अपन ने बायबैक कर ली तो सेम काइंड ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज 6 महीने में वापस से मत इशू करो। पर इसका कौन सा एक्सेप्शन है, इसके 2 एक्सेप्शन है। मैं इशू ऑफ बोनस शेयर कर सकता है, यस। मैं सब्सिस्टिंग जो लायबिलिटीज थी, मैंने क्या बोला कि यार वारंट वालों को बोला तुमको शेयर्स में कन्वर्ट करूंगा, तुमको प्रेफरेंस शेयर वालों को बोला, डिबेंचर्स वालों को बोला, स्टॉक ऑप्शंस को बोला, ये सबको कर सकता है क्या, डेफिनेटली कर सकता है। तो ये इसके एक्सेप्शंस है और क्वेश्चंस में भी यही आता है। और वहां पे अपन कंफ्यूज हो जाता है। अपन ने बोला था कि यार वहां पे तो बायबैक नहीं कर सकते, मतलब वापस से इशू नहीं कर सकते, बट ये काइंड ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज का बायबैक इशू कर सकते हैं। देखो बायबैक ये अदर प्रोविजन है कि बायबैक should be authorized by the article। इसके बाद में स्पेशल रिजोल्यूशन कब रहेगा, जब बायबैक आपका 10% से ज्यादा होगा, पेड अप शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम का। बोर्ड रिजोल्यूशन लगेगा 10% या 10% से कम है। नो बायबैक, पार्टली पेड अप शेयर्स का बायबैक नहीं करते, ठीक है। उसके बाद में जब प्रीमियम, अगर फॉर एग्जांपल अब जब बायबैक मैं उसको मार्केट में जाके बोलूंगा कि देख मेरे फेस वैल्यू है 10 रुपए का, मैं देखो 10 रुपए देता, तू मेरे पास आ जा, तो बोलेगा यार 10 रुपए क्यों, तू मेरे मार्केट में जो करंट मार्केट प्राइस है वो 22 रुपए है, तो मेरे को कुछ ज्यादा ऑफर करना तब जाके मैं मेरे शेयर्स बेचू। बोला ठीक है बायबैक करना है तो मैं इसको 25 रुपए ऑफर कर दिए। तो वो क्या बोलेगा, हाँ यार मार्केट में 22 रुपए चल रहा, मेरे को कंपनी 25 रुपए में खरीद रही, तो मैं क्या करूंगा मेरे शेयर्स 25 रुपए में बेच दूंगा। पर मेरी फेस वैल्यू कितनी थी 10 की, 10 माइनस 25 दैट इज 15 रुपए का क्या हुआ, प्रीमियम मैंने इशू प्रीमियम दिया बायबैक पे। तो ये प्रीमियम का मेरे को कहां से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, प्रीमियम का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा फ्री रिजर्व से और सिक्योरिटी प्रीमियम से, ठीक है। तो अगर आप कोई भी ऑथर की बुक देखो ना, तो अगर आप मॉड्यूल भी देखो तो आपको सेक्शन 68 ना ऐसा लंबा चौड़ा बताया गया है, ठीक है। ऐसे पार्ट पार्ट उसके डिवाइड नहीं करे हुए, ये मैंने खुद ने पार्ट डिवाइड करे कि इजी आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि कहाँ पे ज्यादा फोकस करना है और कहाँ पे कम फोकस करना है, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पे मैंने एक यूसेज ऑफ रिजर्व्स की एक नोट डाली कि अपन ने बहुत कॉम्प्लिकेट में बात कर ली कि एक जगह पे अपन बात कर रहे हैं फ्री रिजर्व्स, सीआरआर फ्री रिजर्व से होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम, ये सब चीजें को कॉम्प्लिकेट ना करते हुए अपन ने एकदम क्या होता है क्रिप्स क्या रहेगा कि यूसेज ऑफ रिजर्व में सीआरआर किससे बनेगा, फ्री रिजर्व से बनेगा। फ्री रिजर्व मतलब क्या,
जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस। बायबैक किससे कर सकते हैं? फ्री रिजर्व से प्लस सिक्योरिटी रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम से। और प्रीमियम ऑन बायबैक जो अपन ने बात की कि 25 में है 10 रुपए फेस वैल्यू, जो 15 का है वो प्रीमियम कहाँ से कर सकता है? फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। मतलब एक ही चीज है, सीआरआर सिर्फ फ्री रिजर्व से बनता है, अदर देन दिस अपन सिक्योरिटी प्रीमियम भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में सेक्शन 70 की बात आती है। सेक्शन 70 आप खुद से पढ़ सकते हो, सिर्फ यहाँ पे बताया कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट्स ओन शेयर परचेज नहीं कर सकते जब ये 4-5 चीजें हैं थ्रू सब्सिडरीज या इन्वेस्टमेंट कंपनीज, या आपने कोई डिफॉल्ट कर दिया रिपेमेंट का, या तो आपने सेक्शन जो 92 123 127 129 का नॉन कंप्लायंस कर दिया। ये कौन सा सेक्शन है? वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइलिंग, एनुअल रिटर्न और वो सब चीजें, ठीक है। इसके बाद में दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनरल एंट्रीज। ये यहाँ पे मैंने दिला क्योंकि देखो आपको कभी कोई क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज भी पूछी जाती है, यार जनरल एंट्रीज बता दो, 4 मार्क का क्वेश्चन रहता है, जनरल एंट्रीज पूछी जाती है। तो पहले तो लॉजिक क्या रहेगा जनरल एंट्रीज का, लॉजिक समझ लो, क्योंकि अपन जब आप लॉजिक क्लियर हो जाए ना तो आपको ऐसा जनरल एंट्रीज याद करने की जरूरत नहीं रहती। ये मैंने पर्सनली, मैं भी क्या करता है, लॉजिक समझ लेता कि क्या रहेगा। अभी देखो एकदम अपन जाते भी नहीं है, टॉपिक पे भी नहीं जाते, पर अपन ऐसे बातचीत में जनरल एंट्री का लॉजिक समझते। तो देखो मैंने क्या प्रपोज किया, कंपनी कोई भी आएगी उसने प्रपोज किया कि इतना बायबैक करना है, इतना सब कुछ अपन ने जो ऊपर की चीजें वो सब कंप्लाई कर ली। तो फर्स्ट क्या रहेगा मेरा, मेरे को पहले तो देखना पड़ेगा कितना पेएबल है। मतलब मैं क्या करूंगा, पेएबल इन द केस अपन ने जो 25 रुपए का एग्जाम्पल लिया था कि मैं बोलूंगा कि 10 रुपए की इक्विटी शेयर्स पे, मैं एकदम एक ही शेयर बायबैक की बात करें, 10 रुपए का इक्विटी शेयर कैपिटल को बायबैक कर रहे तो इक्विटी शेयर कैपिटल कम करना पड़ेगा बाय इक्विटी शेयर कैपिटल बाय जो प्रीमियम ऑन बायबैक है 15 रुपए, वो टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, जो इक्विटी शेयर होल्डर है 25 रुपए, तो 25 रुपए मेरे को पे करना है, उसका पेएबल की एंट्री होगी। अब मैंने क्या बताया था कि ये जो प्रीमियम पे कर रहे हो, प्रीमियम किससे होगा, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम से करोगे या तो फ्री रिजर्व से करोगे। तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा, सिक्योरिटी प्रीमियम और इसको यूटिलाइज करने के लिए बाय सिक्योरिटी प्रीमियम और बाय फ्री रिजर्व टू अपना जो रहेगा प्रीमियम, ये हो गई पूरी पूरी एंट्री। उसके बाद में अपन ने इसको पे भी तो करना पड़ेगा ना जो बायबैक की है, तो इसको पे कर दिया कि भाई जा बाय इक्विटी शेयर होल्डर को जितना पेएबल था टू बैंक, ठीक है, यहाँ तक पेमेंट की एंट्री होगी। अभी कुछ बचा क्या? हाँ ना सर, बचा ना, अभी सीआरआर तो बनाया नहीं मैंने, वो इक्विटी शेयर कैपिटल जो बोल रहे थे इक्विटी शेयर कैपिटल कम हो जाएगा और यहाँ से तो पूरा पूरा हिल जाएगा ना, एसेट्स और लायबिलिटी देखेंगे यार, शेयर नेट की शेयर कैपिटल ही कम हो गया। तो इसको करने के लिए मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, सीआरआर बनाना पड़ेगा। सीआरआर कौन से वैल्यू का बनाऊंगा मैं, कि नॉमिनल वैल्यू का सीआरआर बनाऊंगा। मैंने क्या बोला था, नॉमिनल वैल्यू ये केस में क्या है 10 रुपए, तो मेरे को 10 रुपए का सीआरआर बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, बाय सिक्योरिटी प्रीमियम और बाय फ्री रिजर्व्स टू सीआरआर। उसके बाद में खत्म यहाँ तक कहानी। फॉर एग्जांपल अभी कंपनी ने और बोल रहे यार बोनस शेयर इशू कर दे, तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं, बाय सीआरआर टू शेयर कैपिटल, क्योंकि सीआरआर मैं किसके लिए यूटिलाइज कर सकता हूँ, बोनस शेयर के लिए यूटिलाइज करता हूँ। और कौन सी कितनी पॉसिबिलिटीज और एडजस्टमेंट की, फॉर एग्जांपल वो बाकी कुछ भी पकड़ रहे थे 4-5 तरह के ही आते ना। देखो अभी जब मैंने लॉजिक डिस्कस किया था आपको पता थोड़ा हल्का फील हो रहा था, हाँ यार ये जो बोल रहा है इंसान लॉजिकल तो है। तो वही मैंने यहाँ पे जो एंट्रीज है ना वो यहीं पे वही लिखी है, ठीक है, कि पहले तो मैंने इक्विटी जो पेएबल था बायबैक कितना निकाला, बाद में प्रीमियम का एडजस्टमेंट किया, सिक्योरिटी प्रीमियम से या फ्री रिजर्व से कर सकते हैं, बाद में पेमेंट टू शेयर होल्डर किया, सीआरआर क्रिएट किया, और जो भी अभी ये एडिशनल एंट्रीज में डाल के रखा है मैंने प्रेफरेंस शेयर का बायबैक ऑलरेडी आप आपके सीए फाउंडेशन में पढ़ चुका है। बट देखो कभी कभी क्वेश्चन में इक्विटी प्लस प्रेफरेंस का ये हो जाता है, तो आपको प्रेफरेंस शेयर्स की भी सेम एंट्रीज करनी है। उस टाइम पे कभी कभी ये क्वेश्चन में क्या करते हैं कि जो सीआरआर बनाना है वो एक साथ में बना देते हैं, और कभी ये सीआरआर और प्रीमियम का कभी कभी एक साथ में एडजस्टमेंट हो सकता है। तो आपको सिर्फ क्या कंसीडर करना है, ये जो कंप्लायंस है वो कंप्लायंस फुलफिल होना चाहिए। एंट्रीज आप वेदर सिक्योरिटी प्रीमियम से यूटिलाइज कर रहे हो कोई चीज और कई चीज फ्री रिजर्व से, वो ठीक है, बट फर्स्ट प्रायोरिटी आपको सिक्योरिटी प्रीमियम को देनी है, ठीक है। इसके बाद में ना अपन 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 3 to 4 क्वेश्चन, जिससे आपको पूरा तगड़ा ये टॉपिक एकदम तगड़ा हो जाए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप निकाल लो आपके क्वेश्चन बैंक में। अगर आपके क्वेश्चन बैंक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप मॉड्यूल का जो क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा वो निकाल लो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 एकदम इजी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं को रेफरेंस देना रहा कौन सा क्वेश्चन है, एम लिमिटेड का क्वेश्चन है, एम फॉर महावीर। तो ये देखो क्या आप यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे सिर्फ जनरल एंट्रीज पोस्ट करनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखा जाए तो कंपनी हैज पास्ड रिजोल्यूशन to buy back 20% of its equity capital or at ₹15 per share. For this purpose, it had sold the investment of 30 lakhs for 25 lakhs. ठीक है,
तो यहाँ पे सिर्फ पैसा उसको चाहिए रहता पैसा देने के लिए, तो उसने इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर ली 30 लाख में, उसके 25 लाख में। और यहाँ पे अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो क्वेश्चन में क्या बोला है, 20%। आपको पूरा बता दिया है कि 20% करना है आपको। अब आपको वहां पे तामझाम में नहीं पड़ना है कि मैक्सिमम बायबैक कर सकती कि नहीं, आपको सिर्फ देखना है कि करना है कितना करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने एंट्रीज पोस्ट करते हैं, एकदम सिंपल सिंपल एंट्रीज। एक एंट्रीज तो अपने आप डायरेक्टली कर लोगे, 25 लाख का था ना 25। और यहाँ पे देखो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग रखा करो कि अगर क्वेश्चन में इन थाउजेंड्स में बोला गया तो आपको जो ये करनी है जनरल एंट्रीज वो भी थाउजेंड्स में पोस्ट होंगी, ठीक है। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या था कि ये जो इन्वेस्टमेंट 30 लाख में सोल्ड करी फॉर 25 लाख, 30 लाख में इन्वेस्टमेंट सोल्ड करी जिसकी वैल्यू 25 लाख थी। तो अपन क्या करेंगे, सोल्ड इट्स इन्वेस्टमेंट ऑफ 30 लाख और 25 लाख। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 30 लाख की इन्वेस्टमेंट थी 25 लाख में सोल्ड करी। मैंने थोड़ा गलत कंसिडर कर लिया कि 25 लाख की इन्वेस्टमेंट थी 30 लाख में सोल्ड कर ली। वही है यहाँ पे, मैं वही बोल रहा था कि मैंने कुछ गलत पढ़ लिया शायद। तो फर्स्ट अपनी एडजस्टमेंट क्या रहेगी कि फर्स्ट अपन एंट्री पोस्ट करेंगे बाय बैंक। कितना आया अपने को 25 लाख रुपया। 25 लाख को क्या करेंगे अपन, 25 लाख डिवाइडेड बाय 1000। तो ये आया आपका 2500 डिवाइडेड बाय 1000 क्यों गया कि यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ अमाउंट इन 1000 वाला, ठीक है। बाय उसके बाद में टू इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्टमेंट कितना होगा यहाँ पे अपना कितना 3000। और जो बाकी बचा वो क्या हो जाएगा प्रॉफिट और लॉस, ये रहेगा लॉस अकाउंट डेबिट कितना 500। तो अपने को क्या करना है, जो रिजर्व एंड सरप्लस है उसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस है यहाँ से 500 माइनस कर लो, क्योंकि अपना जो रिजर्व एंड सरप्लस का कैलकुलेशन रहेगा उसमें काम में आ जाएगा। उसके बाद में अपन ने क्या बोला कि 20% इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है अपना 3 लाख। 3 लाख का 20% 60,000। तो अपने को निकालना पड़ेगा कि उसका कितना पेएबल है। अपन ने फर्स्ट एंट्री क्या बोली थी, पेएबल कितना है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में 3000 मल्टीप्लाई बाय 20% दैट इज 600 बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 600। अपन ने कितने शेयर से बायबैक करे 3 लाख का अपना 20% डिवाइडेड बाय 1000। तो ये तो शेयर्स है 10 रुपए के, इससे अपन ने कितने में किए 15 में। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 15 दैट इज 900। तो 900 रुपए का ये आया टोटल पेएबल। उसमें से 600 तो उसकी फेस वैल्यू मतलब 300 क्या उसकी प्रीमियम है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट कितना है 300 टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना टोटल पेएबल आया 900। उसके बाद में थर्ड एंट्री कौन सी रहेगी अपनी कि जो प्रीमियम है, प्रीमियम को अपन कहाँ से दे सकते हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम से दे सकते हैं या तो प्रॉफिट एंड लॉस से दे सकते हैं। तो पहला अपना क्या टारगेट रहेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम को कंप्लीट करना है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम को 500 रुपए से कम कर देंगे, सॉरी 500 रुपए नहीं 300 से कम कर देंगे। 300 माइनस 2 बाय सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 300 टू प्रीमियम ऑन बायबैक 300, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ एंट्री क्या थी कि पेमेंट कर दो ना भाई। उसके बाद में अपन क्या करेंगे टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट कितना देना है हमको अपने को टोटल मिला के 900। अपने पास पैसा है क्या उतना, तो देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ये 1000 प्लस 2500 3500 तो है, कोई दिक्कत नहीं। तो डायरेक्टली कैश और बैंक अकाउंट कितना 900। उसके बाद में अपना क्या एडजस्टमेंट रहेगा, यहाँ पे सीआरआर भी बनाना पड़ेगा ना। सीआरआर कितना बनाना पड़ेगा अपने को, डायरेक्टली ये नॉमिनल वैल्यू दैट इज 600 का सीआरआर बनना पड़ेगा। तो 600 के सीआरआर के लिए पहले तो देखो सीआरआर कहाँ से बनता है अपना फ्री रिजर्व से। तो यहाँ पे फ्री रिजर्व में कौन सा है, रेवेन्यू रिजर्व इज ऑल्सो, कभी कभी जो रिटेन अर्निंग रेवेन्यू रिजर्व ये सब नाम से बुलाया जाता है। तो अपन यहाँ से कितना माइनस करेंगे अपना 600 बाय रिटेन अर्निंग अकाउंट डेबिट कितना 600 टू आपका कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व
यहाँ पे मैंने पूरा काम लिखा है, इसके बाद में अपन डायरेक्टली सीआरआर लिख देंगे 600। तो 5 एंट्री डन, क्वेश्चन खत्म। अभी यहाँ से इसको चेक भी कर लेते हैं। तो पहली एंट्री तो अपन ने देख ली थी, बाय बैंक टू प्रॉफिट एंड लॉस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस टू 300। इसके बाद में 900 पेएबल है, उसने भी उसके बाद में डायरेक्टली पेमेंट कर दिया। अपन ने ये वाली एंट्री पहले पोस्ट कर दी, कोई बात नहीं, और रेवेन्यू रिजर्व्स भी कर लिया, ठीक है। तो एंट्री तो डन। उसके बाद में ये देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन अपना बेसिक सा है, आपको पूरा पूरा अंडरस्टैंडिंग होगा। ये क्वेश्चन है अपना कि जहां पर बायबैक प्रपोज था। उसके बाद में सेकंड जो क्वेश्चन करेंगे अपन, बायबैक जहां पे प्रपोज है प्लस कोई अदर एडजस्टमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ आप। क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर बताना रहा तो 901। और अगर आपके पास मॉड्यूल है तो आप मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है ये वाला भी। तो मॉड्यूल में क्वेश्चन नंबर अगर मैं बताऊं तो एक्स्ट्रा लिमिटेड है, जो नॉन लिस्टेड कंपनी है, उसका वाला है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, पहले तो अपन जो प्रिपेयर बैलेंस शीट वाला है वो आप में छोड़ देते हैं, अपन सिर्फ जनरल एंट्री पास करेंगे, क्योंकि जनरल एंट्री का जो भी रिफ्लेक्शन रहेगा वही बैलेंस शीट पे रहेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे है कंपनी रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट 10% एट अ प्रीमियम ऑफ 10% ऑन 1 अप्रैल 2011, 2000 जो भी रहेगा 11/21, ठीक है। और 31 मार्च को ये वाला था स्टेटस, ठीक है। तो जो डिफरेंस शेयर है उसको 10% प्रीमियम पे, तो मतलब इसमें से दो दो को 10% प्रीमियम, दैट इज 2.2, ठीक है। उसके बाद में इट बॉट बैक 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 एट 30। तो ठीक है, 10 के नॉमिनल वैल्यू के थे, 30 के, तो मतलब 20 का क्या हुआ, प्रीमियम। द पेमेंट फॉर द अबव वाज मेड आउट ऑफ द ह्यूज बैंक बैलेंस, ठीक है। जो भी बैंक बैलेंस बहुत पैसा है इसके बाद बोल रहा है, तो 142 में से जितना भी रहेगा 3 लाख 3, अब हम पहले तो देख लेते हैं ये इसमें है अमाउंट्स, ये जो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो लैक्स में है। तो 3 लाख इक्विटी शेयर्स को 10 मतलब 30 को अपन ने 30 तो आ गई उसकी नॉमिनल वैल्यू, और उसकी जो टोटल है 90, ठीक है। ये तो जस्ट कैलकुलेशन के लिए, बाद में अपने को वापस से करना। उसके बाद में ये वाला थोड़ा एडजस्टमेंट आपको अलग लगेगा। इंक्लूडेड इन इन्वेस्टमेंट वेयर इन्वेस्टमेंट इन ओन शेयर, मतलब इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर, मतलब इस एडजस्टमेंट का बोलना है जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट्स में से भी एक इन्वेस्टमेंट जो कैटेगरी है वो है उसने खुद के ही डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करी है, जिसकी कॉस्टिंग थी 2 लाख रुपए, बट उसकी फेस वैल्यू है 2,20,000 रुपए। तो मतलब क्या था, उसने उसके डिबेंचर्स बायबैक कर लिए। तो ये इसको क्या करना है, सिर्फ कैंसिल करना है। तो इसमें से क्या रहेगा, 20 का प्रॉफिट रहेगा ऑन कैंसिलेशन, ठीक है। उसके बाद में कंपनी हैड 1 लाख इक्विटी शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन द अबव मेंशन डेट, ठीक है, टू द एम्प्लॉयज एट 20 व्हेन द मार्केट प्राइस वाज 30, ठीक है। अपने को 20 का कुछ 30 का कुछ लेना देना नहीं है। 20 रुपीज पे अपन ने बायबैक किए थे, सॉरी 20 रुपीज पे ईसॉप्स इशू किए थे। तो जो 10 रुपीज का रहेगा वो प्रीमियम रहेगा, जो अपने सिक्योरिटी प्रीमियम में जाके बैठेगा। दिस वाज इंक्लूडेड अंडर द करंट लायबिलिटी। तो देखो ये जनरल अकाउंटिंग बता देता है ईसॉप की, जो आपने पढ़ी भी होगी शायद से आपके प्रीवियस क्लासेस में। तो ईसॉप में जो अपन जो पेएबल एम्प्लॉयज को जितना ज्यादा का पे कर रहे हैं ना, उसका एक अपन पहले से प्रोवाइड करते रहते हैं। तो जो प्रोवाइड करते रहते हैं ना, तो उसको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन रिजर्व्स बोलते हैं, कोई कोई करंट लायबिलिटी में दिखाते हैं या तो रिजर्व्स में दिखाते हैं। जनरल रिजर्व्स में दिखाया जाता है, बट इसने बोला कि वो करंट लायबिलिटी में से है, तो अपना जो भी बैलेंस रहेगा वो करंट लायबिलिटी में माइनस कर देगा। कितना अपना रहेगा, 10, जो इसमें रहेगा 10 इंटू 1 लाख, ठीक है। उसके बाद में एम्प्लॉयज एक्सरसाइज देयर ऑप्शन ऑफ 50,000 शेयर्स। तो एम्प्लॉयज को तो पहले ये 1 लाख का दिया था, पर एम्प्लॉय ने एक्सरसाइज कितने की, एम्प्लॉय ने सिर्फ एक्सरसाइज किए उसके 50,000। इसमें सॉरी करंट लायबिलिटीज में क्या इंक्लूड रहता है, जो अपन एस्टिमेट करते हैं यार मार्केट प्राइस इतना है, वो तो मेरे को 20 रुपए दे रहा था, मतलब 10 रुपए का लॉस है, तो 10 रुपए का लॉस को ऑलरेडी प्रोवाइड, मतलब लॉस मतलब मेरे को जेब से बनना है, तो वो मैं प्रोवाइड करके रखता, तो वो अपन करंट लायबिलिटी में रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन एकदम ईजी है, तो अपन सॉल्व करते हैं। पहले अपन क्या करते हैं, ये वाली एडजस्टमेंट पहले कर लेते हैं, उसके बाद में पूरी बायबैक की एडजस्टमेंट अपनी चलती रहेगी। फर्स्ट एडजस्टमेंट ये देखो कोई भी फॉर्मेट में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा रहता है कि मैंने ऐसा चूज किया कि पहले बाकी की चीजें कर लेते हैं, उसके बाद में फर्स्ट एडजस्ट पहले क्या रहेगा, अपने को जो डिबेंचर्स है अपने को कैंसिल करने पड़ेंगे। तो अपने डिबेंचर्स को पहले अपन ने लिखा बाय डिबेंचर्स, डिबेंचर्स की अपने डिबेंचर्स की वैल्यू कितनी थी, 2,20,2.20। उसके बाद में मेरे जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स मैंने जो खुद के इसमें किए थे, उसकी वैल्यू कितनी थी, 2 लाख। तो अभी मेरे को प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन मेरे को हो रहा 20,000 का, ठीक है।
उसके बाद में सेकंड एडजस्टमेंट में अपना ये वाला डन। जो ईसॉप्स थे, ईसॉप्स का अपने को निकालना है, 50,000 इक्विटी शेयर्स है। तो पहले तो इससे 50,000 इक्विटी शेयर्स अपन 20 रुपए तो लेंगे, तो ये देगा बाय बैंक अकाउंट डेबिट। तो 50,000 को अपन लिखते 0.5 मल्टीप्लाई बाय 20, दैट इज 10 लाख रुपीस इसने दिए। उसके बाद में जो मार्केट प्राइस थी वो तो 30 थी, तो अपन क्या करेंगे 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि 10 रुपए तो ऑलरेडी मतलब 20 रुपए दे चुका, 10 रुपए नहीं दिया। तो ये कहाँ पे आएगा अपना करंट लाइबिलिटीज में से इसने डाला है बोले, तो करंट लाइबिलिटी में से अपन डिडक्ट करेंगे। तो करंट लाइबिलिटीज अकाउंट कितना 5। उसके बाद में कितने शेयर्स इशू किए अपन ने 50,000। 50 शेयर्स 1000 शेयर्स की वैल्यू कितनी थी, 10 रुपीस की वैल्यू थी, ठीक है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 5, जो भी बचा वो कहाँ पे जाएगा आपके सिक्योरिटी प्रीमियम में। सिर्फ एक चीज याद रखो, जैसे अपन ने पहले क्वेश्चन में किया था कि प्रीमियम जो भी अपना रिजर्व एंड सरप्लस है वहां पे एडजस्टमेंट कर रहे थे, क्योंकि देखो रिजर्व एंड सरप्लस का कैलकुलेशन गलत मतलब पूरा क्वेश्चन गलत, ठीक है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हुआ अपने को उसमें से अपना जो 20,000 का वो यहाँ पे लिख दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम में अपन ने 10 डाल दिया, ठीक है। उसके बाद में थर्ड एडजस्टमेंट क्या रहेगा अपना, ये वाला भी डन, ठीक है, ये वाला तो ठीक है। उसके बाद में अपन प्रेफरेंस शेयर का ले लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर कितने के बायबैक कर रहे हैं, कंपनी हैज रिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम ऑफ 20, सॉरी अपने 10% इसका कैलकुलेट कर लिया। जो 20 थे उसको 10% ज्यादा दे रहे हैं, तो दैट इज 22। तो अपन यहाँ पे उसका पेएबल निकालेंगे, सेम प्रोसेस जो अपन ने पहले किया था कि पहले तो कितना है प्रेफरेंस शेयर 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 9%, 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, कितनी वैल्यू है उसकी 20 लाख। अपन कितना प्रीमियम दे रहे हैं उसको 2 लाख का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन बोल सकते हैं 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है। उसके बाद में अपना जो फोर्थ एंट्री रहेगा, फोर्थ एंट्री क्या रहेगा, ये प्रीमियम को अपने को कहाँ से सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में अपन ने क्या किया -2, तो यहाँ पे लिखा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। देखो क्वेश्चन तो एकदम इजी लग रहा होगा अभी आपको, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए कि कहाँ से क्या हो रहा है, बाकी तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अपना जो फिफ्थ एंट्री रहता है वो क्या रहता है, पेमेंट का एंट्री रहता है। तो अपन ने पेमेंट कर लिया टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट कितना 22 टू बैंक या तो कैश अकाउंट कितना 22। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ ताकि ये सब चीज़ों में अपना टाइम लगे। उसके बाद में अपना क्या हुआ, पेमेंट कर दिया। इसके बाद में अपने क्या बनाना पड़ेगा, सीआरआर बनाना पड़ेगा। सीआरआर कितना 20 का, तो अपन सीआरआर कहाँ से बनाते हैं, फ्री रिजर्व से। फ्री रिजर्व में से -20 बाय क्या था वो, रेवेन्यू रिजर्व, बाय रेवेन्यू रिजर्व 20 टू सीआरआर अकाउंट 20, ठीक है। इस प्रेफरेंस शेयर का सब खत्म। अभी अपना इक्विटी शेयर्स पे आता है। इक्विटी शेयर्स पे अपन ने वाला था 3 लाख का, तो 3 लाख का अपन ने कैलकुलेट भी किया था। 3 लाख का जो इक्विटी है उसमें से 10 रुपीज पे जो है 30 वो है उसका फेस वैल्यू, और जो बचा है जो 60 रुपीज का वो है उसका प्रीमियम। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 30 टू इसका जो अपन प्रीमियम है, प्रीमियम ऑन प्रीमियम ऑन शेयर है, ये है उसका 62 क्या करेंगे यहाँ पे अपन इक्विटी
इक्विटी शेयर होल्डर कितना 90। उसके बाद में जो प्रीमियम रहेगा उसका सेटलमेंट करना पड़ेगा। प्रीमियम का कहाँ से सेटल करेंगे अपन, तो देखो यहाँ पे अपन फर्स्ट यूटिलाइज क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना 60 का यूटिलाइज कर लेंगे, -60। तो यहाँ पे करेंगे, देखो एकदम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं अपन, ऐसा नहीं कि कोई स्टेप मिस कर रहे हैं आपको। तो इजीली तो क्वेश्चन तो हो रहा है, देखो ठीक है। 260 प्रीमियम ऑन शेयर बायबैक 60। इसके बाद में अपना क्या स्टेप रहता है, अपन करते हैं इसको पेमेंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना 90 टू बैंक। इसके बाद में कैसा रहता है अपना CRR बनाओ। CRR कहाँ से बनाएंगे अपन, फ्री रिजर्व से। तो फ्री रिजर्व से अपना कितना 30 का CRR बनाएंगे। तो यहाँ पे बैलेंस है क्या, पहले उठा देखो 50 प्लस 0.20 50.20 -20 -30, तो है तो सही होगी बाय सॉरी रिटेन अर्निंग रेवेन्यू रिजर्व्स बाय रेवेन्यू रिजर्व्स अकाउंट डेबिट कितना 30 टू CRR। अब ये अपन क्वेश्चन चेक करते हैं कि इन्होंने क्या किया। इन्होंने शायद से अपना ऊपर नीचे हो सकता है पर क्वेश्चन तो सेम रहेगा। तो फर्स्ट इन्होंने जो पेएबल था वो निकाला, अपन ने भी सेम किया। उसके बाद में जो प्रीमियम था ये इसका कहाँ पे एडजस्टमेंट किया प्रीमियम का, तो प्रीमियम कितना था टेप 2 का, तो प्रीमियम 2 कहाँ पे लिखा, देखो इन्होंने डायरेक्टली लास्ट में किया बाय सिक्योरिटी प्रीमियम 2, अपन ने ऊपर कर लिया था। उसके बाद में अपना सेकंड ये वाला मतलब ये वाला करेक्ट है अपना, इसके बाद ये वाला करेक्ट है। उसके बाद में अपन ने इसको पेमेंट कर दिया, पेमेंट कर दिया था वो भी करेक्ट है। उसके बाद में CRR बनाया था अपन ने 20 का, तो CRR का कहाँ पे किया इन्होंने एडजस्टमेंट, देखो इन्होंने डायरेक्टली एक एडजस्टमेंट कर दी 20 का CRR हो और नीचे अपन ने अपना 30 का नीचे बना, तो इसने एक एडजस्टमेंट कर लिया, अपन ने 2 एडजस्टमेंट कर ली। कोई भी दिक्कत है या कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में अपन ने इक्विटी, बाद में इनकी क्या होता है इक्विटी शेयर वाला, तो इक्विटी शेयर का देखो इनका अगर देखोगे ना कभी कभी ऊपर नीचे चलते रहता है, बट अपना फॉर्मेट सेट है तो अपन वही फॉर्मेट में करेंगे। देखो ना पहले पेमेंट कर दी, उसके बाद में पेएबल निकाल रहे, पहले पेएबल निकालो उसके बाद में पेमेंट करो ना। उसके बाद में डिबेंचर्स पे भी अपन ने वही निकाल के लेके आता है। उसके बाद में एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन भी करेक्ट है, तो सभी अपने एंट्रीज तो करेक्ट है, सिर्फ अपना ऊपर नीचे हो रहा है तो उसका मार्क कटेगा बिल्कुल नहीं, ठीक है। उसके बाद में अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जहाँ पे अपना डेब्ट टू इक्विटी वाला है। वही जो मैं बोल रहा था, आपको थोड़ा सा दिक्कत जाएगी समझने में, पर एक बार आपने 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो पूरा पूरा पक्का हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 का अगर पेज नंबर बताऊं मैं तो 907, और अगर आपके पास ये क्वेश्चन बैंक नहीं है तो आप डायरेक्टली मॉड्यूल का क्वेश्चन नहीं है पेरेटो लिमिटेड, और ये सेम क्वेश्चन May 23 में आ चुका है 10 मार्क्स के लिए। तो देखो क्वेश्चन तो एकदम इंपॉर्टेंट, जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अपन सभी इंपॉर्टेंट ही है। ऐसा हो सकता है कि मैं जस्ट बिकॉज मैं ऐसा हो सकता है कि आपको एग्जाम के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा है, मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम में नहीं है, एग्जाम में आया, बट मॉड्यूल के इसलिए कि रिवीजन में आपको सबको हेल्प होगी जिनके पास क्वेश्चन बैंक है या तो नहीं है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन लास्ट का कभी भी है ना, मैं एक चीज रखता हूँ अकाउंट में, पहले तो रिक्वायरमेंट पढ़ लो, उसके बेसिस पे क्वेश्चन पढ़ेंगे। नहीं तो अपन अगर स्टार्टिंग से पढ़ते रहो तो अकाउंट्स का पेपर आपको लगेगा 3 घंटे में तो नहीं होने वाला, ठीक है। पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं कि अज्यूमिंग दैट द एंटायर बायबैक इज कंप्लीटेड बाय जो भी है, ठीक है, शो द अकाउंटिंग एंट्रीज इन द बुक्स इन ईच सिचुएशन, ठीक है। तो सिचुएशन क्या है वो शायद से और ऊपर लिखिए। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मैक्सिमम बायबैक, जो अपन बोल रहे थे मैक्सिमम बायबैक का, अभी तक अपना क्या था दिया था क्वेश्चन में इतना बायबैक है, बट अभी यहाँ पे कंप्यूट करना है अपने को। दैट कैन बी बॉट बैक इन लाइट ऑफ अबव इंफॉर्मेशन आल्सो इन द सिचुएशन वेयर द लोन ऑफ द कंपनी वेयर आइदर 1200 करोड़ और 1500 करोड़, ठीक है। तो 1200 करोड़ का ये 2 सिचुएशन और एडिशनल सिचुएशन दी है जहाँ पे आपको बायबैक निकालना है। तो ऑलरेडी सिचुएशन में कितना लोन है अपने पास में 1800 का है, इसके बाद में सिचुएशन सेकंड में अपने कितना निकालना है 1200 का, और सिचुएशन थर्ड में 1500 का, ठीक है। तो एकदम इजी पीजी क्वेश्चन है, ठीक है। उसके ऊपर का चीजें पढ़ लेते हैं अभी। यहाँ पे आपको दिया है कि पूरी पूरी इक्विटी शेयर कैपिटल जो जो काम का चीज है। तो यहाँ पे देखो अपने को पहले तो निकालना क्या है कि आपको निकालना पड़ेगा जो करंट इक्विटी है, उसमें अपन क्या कंसीडर करते हैं फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम। देखो जनरल रिजर्व कंसीडर करेंगे, यस। सिक्योरिटी प्रीमियम ऑब्वियस।
प्रॉफिट एंड लॉस, यस। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व कंसीडर करेंगे? नहीं यार, ये कोई दूसरा रिजर्व है जो स्पेसिफिक रिजर्व है, उसको कंसीडर नहीं करेंगे, जनरल नहीं है। तो ठीक है, तो अपना शेयर कैपिटल तो फिक्स हो गया। शेयर जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो अपन बोलते हैं कि इक्विटी शेयर कैपिटल, ये इतना पार्ट है, ये पार्ट नहीं है, ठीक है। अभी शेयर होल्डर ऑफ द परेटो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ मैक्सिमम बायबैक ऑफ, ठीक है, ये कोई काम का नहीं है चीज आपके। प्रिवेलिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज 25 रुपए, जो करंट मार्केट प्राइस चालू है 25 रुपए चालू है, बट कंपनी डिसाइड किया 20% इससे भी ज्यादा देंगे। तो अपने लिए यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन में क्या इंपॉर्टेंट है, 25 प्लस 20 दैट इज 30 रुपए में बायबैक होने वाला है। करंट वैल्यू क्या है इक्विटी शेयर्स की, 10 रुपए, तो प्रीमियम कितना है, 20 रुपए का, बस। उसके ऊपर यू आर रिक्वायर्ड दैट इन्फ्लो क्रिएट अ सेटिस्फैक्टरी इनकम टैक्स रिक्वायरमेंट, तो ठीक है, मैंने बोला भी था स्पेसिफिक रिजर्व है, वैसे पढ़ के तो ये वाली कोई काम की इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जो फर्स्ट अपन निकालते हैं यहाँ पे अपना जो फर्स्ट टेस्ट है, फर्स्ट टेस्ट इज रिसोर्स टेस्ट। अभी रिसोर्स टेस्ट में कहीं भी लोन का कुछ रिक्वायरमेंट है, शेयर कैपिटल में लोन का रिक्वायरमेंट है, कोई नहीं। तो अपना जो यहाँ पे देखो, ये जनरल क्वेश्चन में ये फॉर्मेट यूज करते हैं कि पहले तो सॉरी, ठीक है, जो भी 3 सिचुएशन है उसके बॉक्स निकाल देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कि जब लोन अमाउंट अपन ने बोला था कि 1800 करोड़ है, जब अपन ने लोन अमाउंट बोला था कितना, 1200 करोड़ है, और जब अपन ने लोन अमाउंट बोला कितना, 1500 करोड़ है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन कर लेते हैं। अकाउंटिंग तो यार आप ऑब्वियसली कर ही लोगे, उतना कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 सिचुएशन है, 3 सिचुएशन में क्या क्या रहेगा। फर्स्ट टेस्ट अपन टेस्ट के नाम लिख लेते हैं, उसके बाद में नीचे वर्किंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो फर्स्ट टेस्ट क्या पता नहीं, फर्स्ट टेस्ट इज रिसोर्स टेस्ट, सेकेंड टेस्ट इज आपका शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, और जो थर्ड स्टेज है डेब्ट टू इक्विटी। और इसके नीचे लिखेंगे सबसे आखिरी में मैक्सिमम बायबैक कितना कर सकते हैं आप, लिस्ट ऑफ हो, ठीक है। तो पहली टेस्ट का यहाँ पे वर्किंग नोट देते हैं और इसमें फर्स्ट टेस्ट का कैलकुलेशन चालू करते हैं। फर्स्ट टेस्ट कौन सी है अपनी, रिसोर्स टेस्ट, ठीक है। रिसोर्स टेस्ट में अपन ने क्या बोला था कि पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। तो पेड अप शेयर कैपिटल मैं वो लिख नहीं रहा डायरेक्टली, पूरा डायरेक्टली वैल्यू लिख लूंगा तो आपको समझ जाएगा। पेड अप शेयर कैपिटल इज 330 प्लस 240, या 330 प्लस 240 प्लस 90 प्लस 90, तो ये आ गया 750। तो 750 का क्या हुआ मेरा, पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटी प्रीमियम, ये सब ऐड करके आपको पूरा लिखना है। मैं क्वेश्चन सॉल्विंग पर्पस के लिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ 750 क्या है मेरा, करोड़। तो 750 करोड़ का कितना कर सकता मैं, 25% इसका कैलकुलेशन रहेगा, 25% दैट इज 187.5 करोड़। और नंबर में बात करी जाए, नंबर ऑफ शेयर्स की, ये तो होगी वैल्यू में, ठीक है, ये वाला। अभी नंबर में बात करी जाए तो 187 डिवाइडेड बाय 30, क्योंकि 30 पे बात चलो तो 625 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रिसोर्स टेस्ट में यहाँ पे भी 625 करोड़, यहाँ पे भी 625 करोड़, और यहाँ पे भी 625 करोड़। आपको एडजस्टमेंट थोड़े प्रॉपर्ली लिखना है, मैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्विंग पर्पस के लिए कम कर रहा हूँ। उसके बाद में अपना शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। पहले तो देखो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने अपने 330 करोड़ से डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ गया 33 करोड़ तो शेयर्स है। 33 करोड़ अपन कितना कर सकते हैं, 25%। तो 25% 33 करोड़ से कितना आता है, दैट इज 8.25 करोड़। सभी टेस्ट को लोन इरेस्पेक्टिव ऑफ लोन इतना ही कर सकते हैं, यस। तो यहाँ पे लिख लिया मैंने 8.25 करोड़, 8.25 करोड़, 8.25 करोड़, ठीक है। उसके बाद में अपना सेकंड जो थर्ड टेस्ट है सबसे इंपॉर्टेंट वाला, डेब्ट टू इक्विटी वाला, जो अभी तक अपन बोल रहे थे कि क्या क्या होगा। तो देखो इसमें अपने टेबल बनाते पहले,
टेबल से अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। अपन ने क्या बोला था, लोन जब 1800 करोड़ रहेगा, लोन जब 1200 करोड़ रहेगा और लोन जब 1500 करोड़ रहेगा। तो पहले यहाँ पे लिखते हैं डेप्थ, डेप्थ कितनी है अपनी 1800 CR, 1200 CR, 1500 CR, ठीक है। अभी देखो मिनिमम कितना रहना चाहिए मेरा इक्विटी, डेप्थ डिवाइडेड 2:1 में रहना चाहिए। तो मेरा मिनिमम इक्विटी कितना रहना चाहिए आफ्टर बायबैक, वो रहना चाहिए 1800 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 900 करोड़, 1200 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 600 करोड़, 1500 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 750 करोड़, ठीक है। अभी मेरा करंट कितना इक्विटी है, अगर मोटा बेसिस पे कंसीडर करें करंट इक्विटी, करंट इक्विटी कितना रहेगा जो अपन ने यहाँ पे कैलकुलेट करा था 750 करोड़, 750 करोड़, 750 करोड़। तो देखो फर्स्ट सिचुएशन में बोल रहा है आफ्टर बायबैक 900 करोड़ होना चाहिए, मेरा करंट में ही 900 करोड़ नहीं है, तो मैं बायबैक कर सकता है क्या, तो यहाँ पे मैं लिखता पॉसिबिलिटी ऑफ बायबैक, मतलब नहीं तो लिख लेंगे वैल्यू, आप लिख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली पॉसिबिलिटी ऑफ बायबैक लिख देते पहले तो यस और नो। तो यहाँ पे नो, यहाँ पे देखो 750 करोड़ करंट है, आफ्टर बायबैक 600 कर सकते हैं, तो यस कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं 150 करोड़ का कर सकते हैं मोटा माटी। इसमें 150 करोड़ में फिर आएगा कि सीआरआर कितना बनाना है, नंबर ऑफ शेयर कितना बायबैक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे तो बोला है कि आफ्टर बायबैक 750 करोड़ होना चाहिए, करंट भी वही है, तो मैं सिर्फ एक ही सिचुएशन में रहेगा मेरा कैलकुलेशन 1200 करोड़ वाली सिचुएशन में। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं डायरेक्टली एनए, तो यहाँ पे कितना बायबैक हो सकता है एनए, नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल। और अभी थर्ड सिचुएशन में अपन निकालते हैं यहाँ जहाँ पे 150 करोड़ थे। तो अपनी जो इक्वेशन 1 थी अगर आप कंसीडर करो, इक्वेशन 1 में अपन क्या कैलकुलेट करते थे मैक्सिमम बायबैक। तो यहाँ पे अपन करंट लिखते थे, करंट कितना इक्विटी है माइनस सीआरआर जो बनाना पड़ेगा आपको रिजर्व से, वो माइनस हो जाएगा, माइनस जो मिनिमम रहना चाहिए तो ये रहेगा मैक्सिमम बायबैक। तो अभी के लिए मैक्सिमम बायबैक अपने को पता है कितना कर सकते हैं, नहीं तो उसको एक्स कंसीडर करते हैं, और जो सीआरआर बनाया ना वो पता है कि नहीं उसको वाई कंसीडर करते हैं। तो इक्विटी करंट इक्विटी कितना है अपना 750 करोड़, सीआरआर कितना बनाना है वाई, मिनिमम कितना रहना चाहिए, मिनिमम अपन ने कैलकुलेट करा था यहाँ पे 600 करोड़, तो 600 माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 750 करोड़, 750 माइनस 600 150 करोड़ माइनस वाई। तो ठीक है मैक्सिमम बायबैक कितना है 150 माइनस वाई। अभी सेकंड इक्वेशन कैलकुलेट करो, सेकंड इक्वेशन में क्या बोलते हैं वो सीआरआर बनाना है। सीआरआर कितना बनाएंगे, जो तुम मैक्सिमम बायबैक प्रपोज कर रहे हो और कितनी वैल्यू पे प्रपोज कर रहे हो, वैल्यू जो पर शेयर वैल्यू है प्रपोज जितना है मल्टीप्लाई बाय नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। इससे मेरा आ जाएगा सीआरआर का वैल्यू, सीआरआर कितना है मैं कंसीडर कर रहा, सीआरआर इज माय वाई, तो वाई मैक्सिमम बायबैक कितना है अपना एक्स डिवाइडेड बाय कितना 30 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज का उसका ये था, 30 रुपए का ये था। तो एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 150 माइनस वाई, और इसको अगर कैलकुलेट माइनस करो तो ये 3, तो वाई, तो यहाँ पे ये 3 जाएगा, तो ये हो जाएगा 3y माइनस 150 माइनस वाई। तो y की वैल्यू कैलकुलेट करनी तो मैं क्या करूंगा 150 माइनस का यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3y प्लस y, मतलब 4y डिवाइडेड, अगर यहाँ पे y इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 4 किया तो कितना आएगा, तो ये आ गई आपकी y क्या था अपना, y था CRR। तो CRR की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, अगर CRR ब्रैकेट में y लिख ले 37.50 करोड़ का तो CRR है। अपना मैक्सिमम बायबैक कितना कर सकते, फिर मैक्सिमम बायबैक कर सकते हैं अपन, जो x की वैल्यू थी, x की वैल्यू कितनी थी 150 माइनस y, तो 150 माइनस 37 कर दिया तो कितना आ जाएगा 112 माइनस 112.50 करोड़, और नंबर की बात करें तो डिवाइडेड बाय 30 तो ये आ जाएगा 3.75 करोड़। तो मैं कितना बायबैक कर सकता यहाँ पे 3.75 करोड़, और सबसे लिस्ट क्या है 3.75 करोड़ का ही बायबैक होगा, ठीक है। इसकी जो आप अकाउंटिंग है वही जो अपन ने अभी तक पढ़ी है वही वैल्यू, ये देखो यहाँ पे देख लेते हैं इन्होंने क्या किया, तो देखो वही है 1800 करोड़, 1200 करोड़, 1500 करोड़, 8.25, 6.25 नील, क्योंकि कर नहीं सकते 3.75 से कर सकते हैं, और नीचे अकाउंटिंग एंट्री है सिर्फ 1200 करोड़ की,
क्योंकि वहीं पे पॉसिबल है। देखो कैलकुलेशन में भी जो अपन ने कैलकुलेट करे थे वही वे में कैलकुलेशन है इनका। यहाँ पे देखो जो अपना अपन ने भी यही कैलकुलेट करेंगे, नॉट अप्लीकेबल हो नहीं सकता। फिर उसके बाद 112 37.5, उसके बाद में इन्होंने ये सेक्शन आप लिख सकते हो, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लिखनी चाहिए थोड़ी बहुत, क्योंकि इसका कभी कभी रह सकता है कि आधा एक मार्क हो, आधा मार्क ही रहेगा। उसके बाद में ये इक्वेशन वे में ही गए और ये कैलकुलेशन करके लेके आए। पूरा क्वेश्चन वैसे ही था, पूरा प्रेजेंटेशन वैसे की वैसे ही था, तो पूरे पूरे मार्क्स तो यहाँ पे मिलेंगे। और ये क्वेश्चन कभी कभी 10 मार्क्स 8 मार्क्स के लिए आता है। सच्ची अगर मैं बोलूँ यार 10 मार्क्स और 8 मार्क्स के लिए अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको तो फुल मार्क्स ही मिलने चाहिए ये सब क्वेश्चन पे। उसके बाद में एक क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये देखो, मैं पूरे जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो वही करा रहा। अगर किसी ने अभी मेन लेक्चर नहीं देखा, रिवीजन देख लिया तो उसका पूरा कवर हो जाएगा। इसके बाद देखो ये क्वेश्चन मैं बोल रहा था, तो अभी देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको पूरी बैलेंस शीट दी है, दो तीन इन्फॉर्मेशन दी है कि कंपनी को 25,000 इक्विटी शेयर्स बायबैक करने में। मैं जो बोल रहा था ना कि कंपनी कभी कभी प्रपोज करती है वो वाली चीजें। कंपनी वांट्स टू बाय 25,000 इक्विटी शेयर ऑन 1 अप्रैल एट ₹20. बायबैक ऑफ शेयर इज ड्यूली ऑथराइज्ड बाय सर्कुलर, नेसेसरी रिजोल्यूशन हैज बीन बाय द कंपनी, द पेमेंट ऑफ द बायबैक विल बी मेड बाय द कंपनी आउट ऑफ द सफिशिएंट बैलेंस। ठीक है, comment whether the calculation whether the buyback by the company is within the provision of the Companies Act 2013 या नहीं। तो यहाँ पे है कंपनी प्रपोज करके 25,000 इक्विटी शेयर है, अपने को भी निकालना है कि मैक्सिमम बायबैक कितना कर सकते हैं। तो देखो दोनों टेस्ट से तो आप निकाल लोगे एकदम इजी। ये देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ एक टेस्ट में आप कैलकुलेट गलत करोगे, वो है डेब्ट टू इक्विटी में। आप डेब्ट कितना कंसीडर करोगे, 28.75, 28,75,000। बट देखो क्वेश्चन में अगर मैं बताऊँ, ये देखो ये सेम क्वेश्चन आपके मई 2019 में 10 मार्क का आ चुका है, एमटीबी इंटरव्यूज में आता है, और ये एक्स और वाई की वैल्यू हुई जो अपना मैक्सिमम बायबैक और सीआरआर है। तो यहाँ पे देखो शेयर आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट तो कुछ नहीं है। अगर मैं कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करूँ तो 12,50,000 डिवाइडेड बाय कितना आएगा अपना 10, तो ये आएगा 1,25,000 इक्विटी शेयर्स, 1,25,000 मल्टीप्लाई बाय 25, तो मेरी जो फर्स्ट टेस्ट रहेगी उससे आएगा 31,250। सेकंड टेस्ट है जो शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट है, तो मैं क्या करूंगा 12,50,000 प्लस 2,50,000 प्लस 1,25,000 प्लस 15,00,000, तो पूरा ही आ गया मल्टीप्लाई बाय 25% डिवाइडेड बाय कितने, क्या वैल्यू थी, 20 रुपए पे बायबैक कर रहा था, डिवाइडेड बाय 20। तो दूसरी टेस्ट से मेरी जो वैल्यू शेयर आउटस्टैंडिंग जो अपनी रिसोर्स टेस्ट है, सॉरी पहले शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट निकाली मैंने, तो उसके बाद में रिसोर्स टेस्ट, तो रिसोर्स टेस्ट है 39,6250। और जो डेब्ट टू इक्विटी है, डेब्ट टू इक्विटी में क्या गलती है ये अपने तो इन्होंने क्या कंसीडर किया डेब्ट टू इक्विटी में, अपन ने क्या बोला था कि जो डेब्ट है अपना टोटल डेब्ट कितना है, सिर्फ अपना 28 का। ये यहाँ पे कुछ बोला है शॉर्ट टर्म बोरिंग 16,50,000 में, कुछ पता है आपको, कुछ भी रह सकता है यहाँ पे, तो आपको भी पता है। तो ये देखो जब इन्होंने कैलकुलेट करा डेब्ट का, तो 1875 प्लस 10 लाख, तो 1875 क्या है उनके जो ये है ना, ये देखो 1875 प्लस 10 लाख, तो ये तो अपन वैसे भी लेने वाले थे। यहाँ पे उन्होंने एक एडिशनल चीज करी 16,50,000। ये क्यों कंसिडर करी, उन्होंने कंसिडर अज्यूम किया है कि 16,50,000 कंसिडर ऑफ ये अपना शॉर्ट टर्म बोरिंग। बट ये कैलकुलेट करने की जरूरत है कि आपको ऐसा कंसिडर करने की जरूरत है क्या, नहीं, आप दूसरा भी अजम्पशन ले सकते हो, क्वेश्चन में भी ले सकते हो। तो मैंने भी देखो यहाँ पे मैं मेरी क्वेश्चन जो क्वेश्चन में आएगा ना, वहाँ पे मैं लिख लेता है एमजे पॉइंटर्स, जहां जहां मेरे को लगता है कि ये चीजें कंफ्यूजिंग है। यहाँ पे हियर इट इज अज्यूम्ड दैट करंट लायबिलिटी इंक्लूड्स शॉर्ट टर्म बोरिंग, इफ यू हैव नॉट कंसीडर्ड इन डेब्ट कैलकुलेशन please mention clearly in note you have not considered the current liability and not included in other stuff। करंट लायबिलिटी में कुछ अदर स्टफ है, मैंने कंसीडर नहीं किया कि शॉर्ट टर्म बोरिंग है। और ये क्वेश्चन में होता भी, अगर मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा ना आपको कि जहां पर एकदम एग्जाम का क्वेश्चन है, आपके खुद का भी क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूं, जो मॉडल के क्वेश्चन है इनके, सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 मोहन लिमिटेड का है। अगर आपके क्वेश्चन बैंक नहीं होगी तो आप ये देख लो, तो आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी आएगी। दिसंबर 21 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था ये वाला पार्ट। और देखो क्वेश्चन में भी यहाँ पे जो करंट लायबिलिटी है सेम वैसे करंट लायबिलिटी बताइए, कुछ बताया नहीं गया है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन सॉल्विंग का देखोगे तो यहाँ पे उन्होंने डेब्ट टू इक्विटी कैलकुलेट किया, और इसमें डेब्ट टू इक्विटी कितना 395 का इन्होंने 395 भी कंसीडर किया है क्या, तो अपने को पहले लोन अमाउंट का, हाँ देखो यहाँ पे असम्पशन लिया
when the current liability are considered as a part of loan in case of debt to equity and when current liability अगर नहीं कंसीडर कर रहा तो ये सोल्यूशन देखो क्वेश्चन में भी दो सोल्यूशन दिए गए हैं तो आप इतनी तो रखो अगर आपसे छूट भी गया तो ये आपकी गलती नहीं है क्वेश्चन बनाने वाले की गलती है ठीक है। तो ये अपना पूरा पूरा रिवीजन हो गया है पूरा एग्जैक्ट 1 घंटे का अपना रिवीजन था इसमें प्रॉपर अपन ने पूरा पूरा कवर कर लिया। अगर ये सब चीजें सिर्फ रिवीजन वीडियो भी देख लो अगर प्रॉपर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो आपका पूरा पूरा एग्जाम में हो जाएगा क्योंकि एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है और कभी कोई क्वेश्चन बैंक मतलब राइटिंग में भी आ जाता है ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आपके जो भी कलीग्स है फ्रेंड्स है उनके साथ शेयर करो ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम थैंक यू बाय।